भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 14 खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पूछा गया है। पीटी 2018 में, पीटी 2017 में, मेंस 2013, 20, 21 में, पीसीएस मेंस 2019, पीसीएस पीटी 2018। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा पढ़ने का हम कैसे पढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी, तो इसका सबसे पहले हम अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा क्या है, फिर देखेंगे खाद्य सुरक्षा का महत्व, फिर देखेंगे खाद्य सुरक्षा का आयाम, फिर देखेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति, फिर देखेंगे एनएफएसए और फिर देखेंगे डब्ल्यूटीओ का पीस क्लॉज। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था FAO की स्थापना। 16 अक्टूबर को ही क्यों हुआ था? क्योंकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस था। ठीक, FAO का मुख्यालय रोम में है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945, मुख्यालय रोम में है। तो FAO है क्या? यह संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था है। इसका मुख्य कार्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तय करना। यह संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था है। इसका मुख्य कार्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तय करना। यह प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जारी करती है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, यह प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जारी करती है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। FAO के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो। FAO के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो। अब हम देखते हैं भूखमरी या अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन। फिर देखते हैं कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखें भूखमरी या अल्प पोषण। तो भूखमरी या अल्प पोषण का मतलब है जहां व्यक्ति को आवश्यकता से कम भोजन प्राप्त होता है उसे भूखमरी या अल्प पोषण कहते हैं। कुपोषण का मतलब है जहां व्यक्ति को पोषण युक्त भोजन प्राप्त नहीं होता। अब हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा का महत्व। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य तय किए गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य SDG तय किए हैं, जिनमें 17 प्रमुख लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। समूचे विश्व को वर्ष 2030 तक इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वर्ष 2030 तक समूचे विश्व में शून्य भूखमरी की स्थिति को प्राप्त करना है। इस दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है। सरकार द्वारा देश में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन, मध्याह्न भोजन मिल, आंगनवाड़ी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, NFSA कार्यक्रम, श्री अन्न योजना इत्यादि। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा शून्य भूखमरी कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत समूचे देश से 3 जिलों का चयन किया गया। ये जिले हैं
उत्तर प्रदेश से गोरखपुर, महाराष्ट्र से ठाणे जिला और उड़ीसा से कोरापुट। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर, महाराष्ट्र से ठाणे, उड़ीसा से कोरापुट। सरकार का उद्देश्य इन तीनों जिलों में शून्य भूखमरी प्राप्त करके इन्हें आदर्श जिले के रूप में विकसित करना है और इसी आधार पर वर्ष 2030 तक समूचे देश में शून्य भूखमरी की स्थिति को प्राप्त करना है। सरकार के प्रयास से वर्ष 2022-23 का वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटे अनाज के रूप में मनाया गया। वर्तमान में भारत खाद्यान्न फसलों का अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में है, जहां खाद्यान्न फसलों का वार्षिक उत्पादन लगभग 320 मिलियन मौद्रिक टन है और बागवानी फसलों का वार्षिक उत्पादन लगभग 350 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। मोटे अनाज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी और तत्पश्चात रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरे विश्व में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि की है और विश्व में खाद्य संकट भी गहराया है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समूचे विश्व में खाद्य सुरक्षा का महत्व और भारत का खाद्य सुरक्षा में भूमिका अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। अब हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा के आयाम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम दिए गए, जिसे AAA कहा जाता है, जिसमें पहले ए का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी खाद्य पदार्थ की उपलब्धता। दूसरे ए का मतलब है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड यानी खाद्य पदार्थ तक लोगों की पहुंच। और तीसरे ए का मतलब है एब्जॉर्वेशन ऑफ फूड यानी खाद्य पदार्थ का समुचित उपभोग। गुणवत्ता और पोषण युक्त, तो गुणवत्ता और पोषण युक्त खाद्य पदार्थ का समुचित उपभोग। बाद में FAO द्वारा इसमें चौथा आयाम जोड़ा गया, जिसे सतत या निरंतरता यानी सस्टेनेबिलिटी कहा गया। अब हम देखते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति। तो भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति वर्तमान में चिंताजनक है और भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी है। इसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आधार पर समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 2 संस्था द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प। द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प। यह रिपोर्ट 4 सूचकों पर आधारित होता है। नंबर 1 अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन। नंबर 2 बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। नंबर 3 बाल ठिगनापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग। और नंबर 4 है बाल दुबलापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग। उपर्युक्त सूचकों के आधार पर रिपोर्ट में शामिल देशों को रैंकिंग दी जाती है। वर्ष 2022 के रिपोर्ट में शामिल 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107 है। अफगानिस्तान को छोड़कर भारत पड़ोसी देशों में सबसे पीछे है। ब्रिक्स देशों में भी भारत की रैंकिंग सबसे निचले पायदान पर है। FAO द्वारा जारी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 के अनुसार भारत में लगभग
19.5 करोड़ लोग अल्पपोषण या भूखमरी के शिकार हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की लगभग 16% जनसंख्या अल्पपोषित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 NFHS 5 के अनुसार नंबर 1, 5 वर्ष की आयु के लगभग 67% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। नंबर 2, 14 से 49 वर्ष की आयु के लगभग 57% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। नंबर 3, 5 वर्ष के आयु के लगभग 36% बच्चे बाल ठिगनापन के शिकार हैं। नंबर 4 है 5 वर्ष की आयु के लगभग 19% बच्चे बाल दुबलापन के शिकार हैं। उपयुक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत में वर्तमान में खाद्य असुरक्षा की स्थिति को देखा जा सकता है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान का मानना है कि वर्ष 2023 और आने वाला वर्ष भारत सहित और समूचा विश्व अल नीनो के प्रभाव में रह सकता है, जो सूखे की स्थिति को उत्पन्न करता है। इस प्रकार भविष्य में भारत में खाद्यान्न उत्पादन के संकट गहरा सकता है, जो भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। इसका कारण क्या है? कारण में देखें तो पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है सरकार की MSP नीति, तीसरा है भोजन की प्रवृत्ति और चौथा है धार्मिक प्रवृत्ति। अब हम देखें सरकारी प्रयास। तो सरकारी प्रयास में है NFSA 2013, जो कि PT 2018 में पूछा गया है, मेंस 2021 में। NFSA 2013 मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो NFSA सितंबर 2013 में पारित हुआ था। अनुच्छेद 47 के तहत NFSA 2013 को पारित किया गया था। इसकी विशेषता है, पहली विशेषता है, इसमें जनसंख्या इस कार्यक्रम में लगभग 2/3 यानी 67% लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 75% और शहरी जनसंख्या 50% है। NFSA 2013 ने भोजन को कानूनी अधिकार कर दिया। NFSA 2013 ने भोजन को कानूनी अधिकार कर दिया। दूसरा पॉइंट है इसमें राशन कार्ड केवल महिला के नाम पर, इसमें राशन कार्ड जो है वो केवल महिला के नाम पर, जो 18 वर्ष से अधिक हैं उनके नाम पर ही बनेगा। तीसरा पॉइंट है इसमें परिवार को 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक परिवार और BPL और अंत्योदय परिवार। प्राथमिक परिवार का मतलब है जिन्हें APL कहा जाता है, जो गरीबी रेखा से ऊपर है उन्हें प्राथमिक परिवार, जो गरीबी रेखा से ऊपर और निष्कासित रेखा यानी एक्सक्लूजन लाइन से नीचे हैं उन्हें प्राथमिक परिवार कहा जाता है। गरीबी रेखा का मतलब है जिसको 32 रुपये प्रतिदिन से कम मिलता है या 32 रुपये प्रतिदिन मिलता है, वो गरीबी रेखा तक ही रहता है। गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उन्हें BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाएगा, और जो BPL में भी सबसे अधिक गरीब हैं उन्हें अंत्योदय परिवार घोषित किया गया है। चौथा पॉइंट है यहाँ अनाज दिया जाता है। चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो। पांचवा पॉइंट है यहाँ अनाज वितरित किया जाता है। प्राथमिक परिवार को 25 किलोग्राम प्रति माह यानी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम, और जबकि BPL और अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति माह यानी प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम। छठा पॉइंट है नगद क्षतिपूर्ति सब्सिडी के रूप में देगी। ये नगद क्षतिपूर्ति सब्सिडी के रूप में देगी।
माना चावल 30 रुपये है, सब्सिडी 27 रुपये उपलब्ध कराएगी, तो नगद क्षतिपूर्ति सब्सिडी के रूप में देगी। 7वां पॉइंट है, इसकी शिकायत आप जिला शिकायत निवारण तंत्र में कर सकते हैं, जिला शिकायत निवारण तंत्र में कर सकते हैं। और 8वां पॉइंट है, राज्य खाद्य आयोग में कर सकते हैं, राज्य खाद्य आयोग में कर सकते हैं। तो इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 14 यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 15 आलोचना, एनएफएसए की आलोचना। तो इसमें पहला पॉइंट है लक्षित न होना। दूसरा पॉइंट है शांता कुमार समिति ने 40% कहा, मोटे अनाज का अनुपलब्धता, यानी मोटे अनाज की अनुपलब्धता है इसमें। तीसरा पॉइंट है आईसीएमआर ने कहा है कि 11 से 14 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह जरूरत होती है, जबकि इसमें 5 किलोग्राम ही अनाज या 7 किलोग्राम ही अनाज दिया जाता है। और चौथा पॉइंट इसकी आलोचना में है राजकोषीय घाटे में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी प्रतिवर्ष इस पे जाता है। अब इसका मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में है यह कार्यक्रम देश में अल्पकाल में भूखमरी की समस्या को दूर कर निरपेक्ष गरीबी को कम करने का प्रयास करता है, किंतु यह कुपोषण की समस्या को दूर नहीं कर पाता। कारण नंबर 1, अनाज के रूप में केवल गेहूं या चावल ही वितरित होता है। नंबर 2, मोटे अनाज की अनुपलब्धता। दीर्घकाल में यह कार्यक्रम नंबर 1, लोगों में काम करने की प्रवृत्ति को कम करेगा, और नंबर 2, सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ा देगा। अब देखें आगे की राह, यानी सरकार का प्रयास। तो नंबर 1 है कौशल विकास को बढ़ावा देकर। नंबर 2, कृषि में अवसंरचनात्मक सुधार करके। तथा नंबर 3, किसानों की आय को बढ़ाकर। इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषि में आईसीओआर को कम किया जाए, जिससे किसानों की लागत में कमी आए। और नंबर 4 है आईसीएआर द्वारा बायोफोर्टिफाइड बीज का विकास, जहां चावल या गेहूं जैसे अनाज से ही सभी पोषक तत्व प्रदान करना। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY इसे कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में शुरू किया गया, जिसमें लोगों को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में वितरित किया गया। तो हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विलय NFSA कार्यक्रम में कर दिया गया तथा NFSA कार्यक्रम में अनाज के वितरण को मुफ्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं NFSA का WTO में विवाद और समाधान। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। सदस्य में बात करें तो इसके सदस्य में 164 सदस्य हैं वर्तमान में इसमें। पूर्व में इसका नाम गैट्स था। गैट्स मतलब GATTS का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पूर्व में इसका नाम गैट्स था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी व्यापार एवं शुल्क से संबंधित सामान्य समझौता था। ये अस्तित्व में आया था 1947 में। ये एक समझौता था। तो चलिए गैट्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। गैट्स जो है यह एक समझौता था
जो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं था और यह समझौता अधिकांशतः वस्तु के व्यापार पर ही आधारित था। डब्ल्यूटीओ में कोई भी निर्णय या प्रस्ताव बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मत से पारित किया जाता है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य। तो डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य में पहला पॉइंट है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। नंबर 2, वस्तु और सेवा के व्यापार को बाधा रहित बनाना। वस्तु और सेवा के व्यापार को बाधा रहित बनाना। नंबर 3, वैश्विक व्यापार संबंधी विवाद का निपटान करना। वैश्विक व्यापार संबंधी विवाद का निपटान करना। और नंबर 4 है पर्यावरण को संरक्षण करना। पर्यावरण को संरक्षण करना। अब हम देखते हैं डब्ल्यूटीओ की संरचना। डब्ल्यूटीओ में सबसे सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली निकाय। डब्ल्यूटीओ में सबसे सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली निकाय मंत्र स्तरीय सम्मेलन माना जाता है, जिसका हर 2 वर्ष में सम्मेलन आयोजित होता है। 12वां सम्मेलन 2022 में जिनेवा घोषणा पत्र जिनेवा में, पहले यह वर्ष 2020 में कजाकिस्तान में होना तय था, किंतु कोविड के कारण यह आयोजित न हो सका। 11वां सम्मेलन 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ। 11वां सम्मेलन 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ। 2001 में दोहा सम्मेलन। दिसंबर 2013 में बाली सम्मेलन। डब्ल्यूटीओ में दूसरी महत्वपूर्ण संस्था सामान्य परिषद को माना जाता है। 2001 में दोहा सम्मेलन हुआ, जिसमें कृषि सब्सिडी की बात की गई और कृषि सब्सिडी के संदूकीकरण यानी बॉक्सिफिकेशन की बात की गई। संदूकीकरण में 3 बॉक्स की बात की गई, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ग्रीन बॉक्स क्या है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कृषि में दी जाने वाली वह सब्सिडी होती है जो व्यापार में सबसे कम बाधा यानी विकृति उत्पन्न करता है। इसलिए इसकी कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है। इसे अधिकांशतः कृषि में आधारभूत संरचना का विकास, जैसे शीत भंडार गृहों का निर्माण, कृषि में अनुसंधान और विकास इत्यादि पर दिया जाता है। भारत में इसे पीएम किसान योजना द्वारा दिया जा रहा है। अधिकांशतः विकसित देश इसका प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। यह सब्सिडी भी व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ उत्पादन की ऊपरी सीमा निश्चित कर दी जाती है। अब हम देखते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी। यह व्यापार में सबसे अधिक विकृति उत्पन्न करता है। अधिकांशतः इसे विकासशील देशों द्वारा दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है। विकसित देशों के लिए कुल उत्पादन मूल्य का 5% तथा विकासशील देशों के लिए कुल उत्पादन मूल्य का अधिकतम 10%। भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली एमएसपी सब्सिडी। तो एमएसपी सब्सिडी जैसे मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, उसमें ए देश है और बी देश है जो सब्सिडी अंबर बॉक्स सब्सिडी देता है। तो ए देश में बीज 10 रुपये का है, उर्वरक 10 रुपये का है, बिजली 10 रुपये का है, तो उसका टोटल लागत 30 रुपये का हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे सरकार सब्सिडी देती है यानी अंबर बॉक्स सब्सिडी देगी, तो वहाँ पे बीज मान लीजिए 5 रुपये का हो गया, उर्वरक 5 रुपये का हो गए, बिजली 1 रुपये का नहीं,
तो यहाँ पे ये इसका कुल उत्पादन 10 रुपये में हो जाएगा। तो ये जो ए देश है जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट दे के हो रहा है, वहाँ पे वो निर्यात करने लगेगा, तो मतलब व्यापार विकृति होगी। अब हम देखते हैं पीस क्लॉज, WTO का पीस क्लॉज। पीस क्लॉज मतलब शांति उपबंध। तो पीस क्लॉज क्या है? TFA यानी व्यापार सुकर समझौता, ट्रेड फेयर एक्शन मतलब एग्रीमेंट। तो व्यापार सुकर समझौता, तो व्यापार सुकर समझौता क्या है? यूएसए में 2008 में क्या हुआ? यूएसए में निर्यात के लिए निर्यात नहीं हो रहा था, उत्पादन जो है कम हो रहा था, रोजगार कम हुआ, मंदी आ गई 2008 में यूएसए में। तो फिर 2013 में प्रस्ताव आया यूएसए के द्वारा बाली सम्मेलन में, 2013 के बाली सम्मेलन में यूएसए के द्वारा पीस क्लॉज का प्रस्ताव आया। 2016 में भारत ने इसको मंजूरी दी, 2017 में ये लागू हुआ, जिसमें शुल्क को कम करने की बात की गई थी। कौन? निर्यात शुल्क को कम करने की बात की गई थी, क्योंकि उत्पादन कम हो गया था, इससे में रोजगार कम हो गया था, मंदी आ गई थी, तो इस वजह से। सितंबर 2013 में NFSA लागू हुआ। NFSA अंबर बॉक्स सब्सिडी निर्धारित की गई, यानी अधिकतम सीमा 10% का उल्लंघन है कहा गया। दिसंबर 2013 में बाली सम्मेलन हुआ WTO का, जिसमें समझौता भारत और यूएसए के बीच हुआ, जिसे शांति उपबंध के नाम से जाना जाता है। तो शांति उपबंध 1 जनवरी 2016 को हुआ। TFA यूएसए द्वारा लाया गया, TFA यूएसए द्वारा लाया गया, प्रस्ताव 2013 में लाया गया, अनुसमर्थन भारत ने 2016 में दिया और प्रवृत्ति यानी लागू हुआ 2017 में। तो इसमें भारत ने अनुसमर्थन 2016 में दिया। NFSA यानी पीस क्लॉज जो है ये अनिश्चित काल के लिए हो गया, यानी अब भारत अनिश्चित काल के लिए अंबर बॉक्स सब्सिडी दे सकता है। इस प्रकार TFA के द्वारा भारत अपने खाद्य सुरक्षा संबंधित चिंता को दूर करने में सफल रहा। 2022 में जिनेवा सम्मेलन हुआ, इसे टाला गया 2024 तक के लिए। और जो ये PT 2017 में पूछा गया कि TFA को भारत ने अनुसमर्थन कब दिया? 2016 में। लाया कब गया था यूएसए के द्वारा? 2013 में। प्रवृत्ति यानी लागू कब हुआ? 2017 में। तो इस तरीके से लेक्चर नंबर 15 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 16 जन वितरण प्रणाली PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या इसे जन वितरण प्रणाली बोलो या अनाज वितरण प्रणाली बोलो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलो, तो इंग्लिश में इसे PDS बोलेंगे, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये मेंस 2019 और 22 में पूछा जा चुका है। तो इसके प्रारूप में बात करें कि सबसे इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे PDS क्या है, फिर देखेंगे PDS के उद्देश्य, फिर देखेंगे PDS की कार्यप्रणाली, फिर देखेंगे FCI और FCI का लागत मूल्य, फिर देखेंगे भारत में PDS का विकास क्रम, फिर देखेंगे PDS में चुनौतियां, और फिर देखेंगे सरकार के सुधारात्मक कदम, जो कि 2019-22 में पूछा जा चुका है। सुधारात्मक कदम में हम देखेंगे DBT, ONORC, ई-रूपी वाउचर। अब हम देखें राशन की दुकान, तो राशन की दुकान को बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान, यानी FPS फेयर प्राइस शॉप। राशन की दुकान को उचित मूल्य की दुकान यानी फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। जन वितरण प्रणाली सरकार का एक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जहां सरकार गरीबों को यानी राशन कार्ड धारक को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, जहां राशन की दुकानों के माध्यम से अत्यंत कम कीमत में या मुफ्त में आवश्यक वस्तु खाद्य और गैर खाद्य दोनों को वितरित किया जाता है। PDS के माध्यम से सरकार गरीबों को सुरक्षा जाल प्रदान करती है, जिससे उन्हें बाजार में आवश्यक वस्तुओं के बढ़ती कीमतों से सुरक्षा दिया जा सके। तो PDS के माध्यम से सरकार गरीबों को सुरक्षा जाल प्रदान करती है,
जिससे उन्हें बाजार में आवश्यक वस्तुओं के बढ़ती कीमतों से सुरक्षा दिया जा सके। अब हम देखते हैं पीडीएस का उद्देश्य। पीडीएस के उद्देश्य में पहला पॉइंट है, यह गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है, यह किसानों से अनाज का अधिग्रहण कर उसका भंडारण करता है। इसे सार्वजनिक भंडारण यानी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह सामाजिक न्याय में वृद्धि करता है। और चौथा पॉइंट है, यह बाजार में अप्रत्यक्ष तरीके से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करता है। चौथा पॉइंट है, यह बाजार में अप्रत्यक्ष तरीके से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करता है। पीडीएस प्रणाली उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। पीडीएस प्रणाली उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। संविधान में पीडीएस प्रणाली को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अतः इस प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। केंद्र द्वारा एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज का अधिग्रहण कर उसके भंडारण का कार्य करता है। राज्य सरकार एफसीआई के भंडार गृहों से अनाजों को राज्य में स्थित राशन की दुकानों तक पहुंचाने का कार्य करती है। राशन कार्ड धारकों की पहचान करना और उन्हें राशन कार्ड धारक वितरित करने का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राशन की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को एनएफएसए कार्यक्रम के तहत वर्तमान में मुफ्त में अनाज के रूप में गेहूं, चावल और मोटा अनाज कोटानुसार दिया जाता है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाता था। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विलय एनएफएसए कार्यक्रम में कर दिया गया। अब एनएफएसए कार्यक्रम में अनाज लाभार्थी को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। तो किसान से एमएसपी मूल्य पे अनाज का अधिग्रहण एफसीआई करता है और उसका परिवहन कर भंडार गृहों में उसका भंडारण करता है। फिर वहाँ से राज्य सरकार राशन की दुकानों तक अनाजों को पहुँचाती है। फिर अत्यंत कम कीमत या मुफ्त में लाभार्थी को दिया जाता है। फिर अगर सब्सिडी दिया जाएगा तो केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये पीडीएस प्रणाली का संचालन था। पीडीएस प्रणाली का संचालन किसान से एमएसपी मूल्य पे अनाजों का अधिग्रहण एफसीआई, उसका परिवहन और भंडार गृह में भंडारण करना एफसीआई का काम। वहाँ से राज्य सरकार राशन की दुकानों तक पहुँचाएगी, जहाँ पे अनाज लाभार्थी को अत्यंत कम कीमत या मुफ्त में दिया जाएगा। और अगर अनाज पे सब्सिडी देना हो तो केंद्र सरकार देगी। ठीक, अब हम देखें एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। एफसीआई की स्थापना वर्ष 1965 एफसीआई अधिनियम 1964 के तहत किया गया। एफसीआई एक सांविधिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एफसीआई का मुख्य कार्य
तो एफसीआई का मुख्य कार्य में पहला पॉइंट है किसानों से एमएसपी मूल्य पर अनाजों का अधिग्रहण कर उसके संग्रहण और भंडारण का कार्य करता है। किसानों से एमएसपी मूल्य पर अनाजों का अधिग्रहण कर उसके संग्रहण और भंडारण का कार्य एमएसपी करता है, मतलब कार्य करता है एफसीआई। दूसरा पॉइंट है देश भर में भंडार गृहों के निर्माण का कार्य करता है। और तीसरा पॉइंट है यह बफर स्टॉक का निर्माण करता है। सरकार एफसीआई के माध्यम से किसानों से एमएसपी मूल्य पर अनाजों का अधिग्रहण करता है और भंडारण करवाता है एफसीआई के माध्यम से। ये जो एफसीआई करता है ये सार्वजनिक भंडारण कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक सार्वजनिक भंडारण, एक बफर स्टॉक। सार्वजनिक भंडारण को पीडीएस के माध्यम से एनएफएसए कार्यक्रम के तहत वितरित कर दिया जाता है। बफर स्टॉक क्या है होता है, चलिए पढ़ते हैं। बफर स्टॉक। भारत में बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में शुरू हुआ। बफर स्टॉक का निर्धारण आर्थिक मामलों के संसदीय या कैबिनेट समिति बफर स्टॉक का निर्धारण आर्थिक मामलों के संसदीय या कैबिनेट समिति सीसीईए द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के तिमाही में बफर स्टॉक का निर्धारण किया जाता है। बफर स्टॉक का निर्माण एफसीआई द्वारा किया जाता है। बफर स्टॉक मुख्यतः गेहूं और चावल के रूप में रखा जाता है। बफर स्टॉक वह अतिरिक्त अनाजों का भंडारण होता है। बफर स्टॉक वह अतिरिक्त अनाजों का भंडारण होता है जिसे विशेष परिस्थिति जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और महामारी इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। सरकार वर्ष 2015 से बफर स्टॉक के लिए एक नई नीति बनाई जिसके अंतर्गत बफर स्टॉक में संग्रहित किए गए अनाज को समय समय पर खुले बाजार बिक्री प्रक्रिया OMSS ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत बाजार में लागत मूल्य में विक्रय कर दिया जाता है या उसका विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। वर्ष 2015 में एफसीआई की पुनर्संरचना के लिए शांता कुमार समिति का गठन किया गया। अब हम देखते हैं एफसीआई का आर्थिक लागत, जो कि पीटी 2019 में पूछा गया है। सरकार वर्ष में 2 बार यानी खरीफ और रबी उत्पादन से पूर्व एमएसपी की घोषणा करती है। एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर एफसीआई किसानों से अनाज का अधिग्रहण करता है। कभी कभी बाजार मूल्य अधिक होने के कारण सरकार को अपने सार्वजनिक भंडारण व बफर स्टॉक के लिए एमएसपी मूल्य पर बोनस मूल्य भी देना पड़ता है। इसे ही वसूली कीमत या अधिग्रहण मूल्य कहा जाता है। यह हमेशा या तो एमएसपी के बराबर होता है या उससे अधिक होगा। एफसीआई के आर्थिक लागत मूल्य में 3 घटक शामिल होते हैं। एफसीआई के आर्थिक लागत मूल्य में 3 घटक शामिल होते हैं। पहला है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य को वसूली कीमत या अधिग्रहण मूल्य कहा जाता है। दूसरा है खरीद लागत, इसे प्रापण प्रासंगिक प्रभार भी कहते हैं, जिसमें दुलाई लागत, परिवहन लागत, भंडारण लागत इत्यादि शामिल होता है। और तीसरा है वितरण लागत, यानी राशन की दुकानों में दी जाने वाली सब्सिडी इत्यादि। फिर से पढ़ता हूँ। एफसीआई के आर्थिक लागत मूल्य में
तीन घटक शामिल होते हैं। पहला खरीद मूल्य, इसे वसूली कीमत या अधिग्रहण मूल्य कहते हैं। दूसरा है खरीद लागत, इसे प्रापण प्रासंगिक प्रभार भी कहा जाता है। इसमें दुलाई लागत, परिवहन लागत, भंडारण लागत इत्यादि शामिल होता है। और तीसरा है वितरण लागत, राशन की दुकानों में दी जाने वाली सब्सिडी इत्यादि। इस प्रकार एफसीआई का कुल आर्थिक लागत मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस खरीद लागत प्लस वितरण लागत। एमएसपी का लागत मूल्य क्रमानुसार बढ़ते क्रम में एमएसपी, फिर वसूली कीमत और सबसे ज़्यादा आर्थिक लागत मूल्य। अब देखते हैं भारत में पीडीएस का विकास क्रम। भारत में पीडीएस का विकास क्रम तो वर्ष 1950 में भारत में पीडीएस की शुरुआत हुई। उस समय पीडीएस को यूपीडीएस कहा जाता था। शुरू में यूपीडीएस मतलब यूनिवर्सल पीडीएस यानी सार्वभौमिक पीडीएस कहा जाता था। वर्ष 1992 में इसका नाम बदलकर आरपीडीएस किया गया। आरपीडीएस का मतलब है रीवैम्प्ड पीडीएस यानी नवीकृत पीडीएस किया गया, यानी इसे विस्तारित किया गया। 1775 ब्लॉक में दुर्गम इलाके, मलिन बस्तियां और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें स्थापित की गईं। वर्ष 1997 में इसका नाम बदलकर टीपीडीएस किया गया। टीपीडीएस मतलब टारगेटेड पीडीएस यानी लक्षित पीडीएस। पहली बार परिवार को दो श्रेणी में बांटा गया, एपीएल और बीपीएल। गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल। वर्ष 2020 इसमें अंत्योदय परिवार का चयन किया। जो गरीबों में अत्यंत गरीब थे, इनके लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2013 एनएफएसए कार्यक्रम की शुरुआत। यहाँ परिवार को दो वर्ग में बांटा गया, प्राथमिक और बीपीएल व अंत्योदय। प्राथमिक परिवार को 25 किलोग्राम प्रति माह, बीपीएल व अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति माह। अनाज के रूप में चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विलय एनएफएसए में किया गया। अनाज का वितरण मुफ्त में किया जा रहा है। अब हम देखते हैं पीडीएस में व्याप्त चुनौतियां। पीडीएस में व्याप्त चुनौतियों में पहला पॉइंट है फर्जी राशन कार्ड की समस्या। दूसरा है नए राशन कार्ड बनाने में समस्या, अस्थायी पता के अभाव में। तो अस्थायी पता के अभाव में नए राशन कार्ड बनाने में समस्या। तीसरा है वितरित होने वाला अनाज गुणवत्तापूर्ण नहीं होता। चौथा है भ्रष्टाचार की समस्या। यहाँ भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लिया है। कोटेदार, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर तीनों मिलकर। पांचवा पॉइंट है कैरोसिन तेल में रिसाव, यानी एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार राशन की दुकानों से मिलने वाले कैरोसिन का लगभग 35% काला बाजारी हो जाता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 17 सरकार द्वारा पीडीएस में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न सुधारात्मक कदम, ये मेंस 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन के रूप में ये है अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।
150 शब्दों में लिखना है। पहला पॉइंट है, सरकार द्वारा राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा गया है, जिससे फर्जी राशन कार्ड की समस्या समाप्त हो गई है। दूसरा पॉइंट है, सभी राशन की दुकानों में ई पोस मशीन स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थी की सही पहचान होगी और राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार कम होगा। तीसरा पॉइंट है, परिवहन प्रणाली में अनिवार्य रूप से जीपीएस का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा पॉइंट है, एफसीआई द्वारा वर्ष 2017 से ऑनलाइन डिपो योजना के द्वारा देश में स्थित सभी राशन की दुकानों को ऑनलाइन एफसीआई से जोड़ा गया है। पांचवा पॉइंट है, सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पीडीएस प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पीडीएस आईएम यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यानी एकीकृत प्रबंधन पीडीएस आईएम को शुरू किया गया है, जो 2019 से लेकर 2022 तक के लिए है। इसका उद्देश्य है, नंबर 1, राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना। नंबर 2, राशन कार्ड का डिजिटलीकरण करना। सरकार द्वारा वर्ष 2021 में राशन कार्ड के लिए निजी लॉकर की शुरुआत की गई। राशन कार्ड के लिए डिजी लॉकर की शुरुआत की गई। तीसरा पॉइंट है, राशन की दुकानों में एक छोर से यानी एफसीआई से अंतिम छोर तक यानी लाभार्थी में अनाज वितरण को कंप्यूटरीकृत कर देना। अब छठा पॉइंट है, मेन पॉइंट, सरकार द्वारा पीडीएस में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को भविष्य में शुरू करने की योजना है। वर्तमान में यह 3 केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, पुदुचेरी और दमन एवं दीव में सफलतापूर्वक पायलट परियोजना के रूप में चलाया जा रहा है। 7वां पॉइंट है, सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पूरे भारतवर्ष यानी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड को शुरू किया गया है, जिससे प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी कोने में स्थित राशन की दुकानों से उन्हें अपने कोटे के अनाज प्राप्त हो सकेगा, जिससे उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान हो सकेगा। 8वां पॉइंट है, सरकार द्वारा वर्ष 2021 में ई रूपी वाउचर को शुरू किया गया है, जो व्यक्ति आधारित और उद्देश्य आधारित दोनों है। यह भ्रष्टाचार को कम करेगा और नगद धन के दुरुपयोग को रोकेगा। पीडीएस में डीबीटी प्रणाली, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। अब हम देखते हैं ई रूपी वाउचर। तो ई रूपी वाउचर में पहला पॉइंट है, इसे 2021 में शुरू किया गया। नंबर 2, इसका प्रयोग सरकार और निजी कंपनी दोनों कर सकती है। नंबर 3, इसका संचालन एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जा रहा है। नंबर 4, यह व्यक्ति और उद्देश्य आधारित होता है। नंबर 5, इसमें लाभार्थी का बैंक खाता अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ लाभार्थी को नगद धन प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह
वाउचर के रूप में प्राप्त होता है। और नंबर 6 है, यह वाउचर एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है, जो स्मार्टफोन के लिए क्यूआर कोड के रूप में होता है और साधारण फ़ोन के लिए मैसेज स्टिंग के रूप में होता है। सरकार, निजी कंपनी, एनपीसीआई से लिंक है, बैंक लाभार्थी है, दुकानदार पे गया तो बैंक से ओटीपी आएगा लाभार्थी को, लाभार्थी वो ओटीपी बताएगा दुकानदार को, तो दुकानदार को बैंक पैसा दे देगा एनपीसीआई के माध्यम से, मैसेज स्ट्रिंग के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से लाभार्थी कॉपी दुकानदार के पास पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी ONORC। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, इसे वर्ष 2022 में पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जुड़ने वाला सबसे अंतिम राज्य असम है। यह कार्यक्रम केवल बीपीएल परिवारों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें लाभार्थी वे सभी राशन कार्ड धारक होंगे जिनके राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े होंगे। इस प्रकार इसमें एनएफएसए कार्यक्रम के सभी लाभार्थी यानी लगभग 81 करोड़ इसमें शामिल होंगे। ONORC के लिए 2 अनिवार्य शर्तें हैं। पहला है, राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, और दूसरा है, राशन की दुकान में ई-पोस मशीन स्थापित और संचालित हो। तीसरा पॉइंट है, ONORC राशन कार्ड के पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है, जिसके माध्यम से राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में स्थित राशन की दुकानों से अपने कोटे का अनाज प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है। चौथा पॉइंट है, ONORC अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों में इसका लाभ प्राप्त होगा, अर्थात लाभार्थी अपने मनपसंद के राशन के दुकान का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रवासी मजदूरों को भी खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। अंतर्राज्य का मतलब है अलग अलग राज्य में, और अंतर्राज्य का मतलब है एक ही राज्य के भीतर। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 17 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 18। अब हम देखते हैं एमएसपी। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये पीटी 2015, 17, 18, 20 में पूछा जा चुका है। मेंस 2016, 18, 20 में पूछा जा चुका है। तो एमएसपी में सबसे पहले हम इसका प्रारूप देखते हैं कि ये प्रारूप में क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे एमएसपी क्या है, जो कि मेंस 2018 में पूछा जा चुका है। फिर देखेंगे एमएसपी में शामिल फसलें, जो कि पीटी 2018 में पूछा जा चुका है। फिर देखेंगे एमएसपी का उद्देश्य, जो कि मेंस 2018 में पूछा जा चुका है। फिर देखेंगे एफआरपी गन्ने पर। फिर देखेंगे एमएसपी की गणना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमएसपी की गणना में हम देखेंगे कौन करता है, कारक क्या है और इसकी पद्धति क्या है। फिर देखेंगे एमएसपी का मूल्यांकन, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। फिर देखेंगे सरकार के प्रयास, जिसमें हम रमेश चंद्र समिति देखेंगे और नीति आयोग देखेंगे। तो रमेश चंद्र समिति के हम सुझाव और पीएम आशा योजना के बारे में देखेंगे और नीति आयोग को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी वह मूल्य होता है
जिस पर सरकार एफसीआई के माध्यम से किसानों से खाद्य फसलों का अधिग्रहण करती है। सरकार एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार करती है, एक बार खरीफ फसल के लिए और दूसरी बार रबी फसल के लिए। एमएसपी की घोषणा फसल बुआई से पहले कर दी जाती है। एमएसपी की घोषणा खाद्य और गैर खाद्य दोनों फसलों के लिए किया जाता है। वर्तमान में एमएसपी में कुल 23 फसलें शामिल हैं, जिसमें गन्ने पर एफआरपी की घोषणा की जाती है। एफआरपी का मतलब है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी उचित एवं लाभकारी कीमत। अब हम देखते हैं एमएसपी में शामिल फसलें, जो कि पीटी 2018 में पूछा गया है। तो एमएसपी में शामिल फसलों को 2 भागों में पहले बांटते हैं, खाद्य और गैर खाद्य में। खाद्य में 19 फसलें हैं, जबकि गैर खाद्य में 3 फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है कपास। गैर खाद्य में पहला है कपास, दूसरा है कच्चा पटसन या जूट, और तीसरा है कोपरा मतलब कच्चा नारियल। तो गैर खाद्य में एमएसपी में शामिल 3 फसलें हैं, कपास, कच्चा पटसन या जूट और कोपरा या नारियल, कच्चा नारियल। ठीक। खाद्य में 19 फसलें शामिल हैं, जिनमें 7 प्रकार के अनाज हैं, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ। 7 प्रकार के अनाज हैं, कौन कौन से? गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ। 5 प्रकार की दालें हैं, कौन कौन सी? मूंग, मसूर, उड़द, चना और तुअर मतलब अरहर। 5 प्रकार की दालें हैं, मूंग, मसूर, उड़द, चना और तुअर मतलब अरहर। और 7 प्रकार का तिलहन है, यानी ऑयल सीड है। 7 प्रकार के तिलहन फसलें हैं, कौन कौन से हैं? तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड को राम तिल भी बोलते हैं। तो कौन कौन से 7 प्रकार का तिलहन है? तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड या राम तिल। रबी फसल इसमें से कौन कौन से हैं जो 7 प्रकार के अनाज में हैं? तो उसमें रबी फसल है गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम से सभी जो हैं वो खरीफ फसल हैं। अब हम देखते हैं गन्ने में एफआरपी। सरकार गन्ने पर एफआरपी की घोषणा करती है फसल बुआई से पहले। गन्ने का उत्पादन वर्ष में 1 बार होता है, इसलिए इस पर एफआरपी की घोषणा भी केवल 1 बार ही की जाती है। 22 फसलें जो एमएसपी में शामिल हैं, उनका अधिग्रहण और भुगतान एफसीआई द्वारा किया जाता है, जबकि एफआरपी में गन्ने का अधिग्रहण और भुगतान एफसीआई नहीं करता है। एफआरपी की घोषणा सरकार करती है, किंतु इसे चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादक किसान को दिया जाता है। वर्ष 2019 से वर्ष 2009 तक गन्ने पर एमएसपी यानी मिनिमम स्टेटरी प्राइस की घोषणा की जाती थी, जबकि वर्ष 2009 से गन्ने पर एमएसपी के स्थान पर एफआरपी की घोषणा की जाती है। एफआरपी हमेशा एमएसपी से अधिक होता है। गन्ने की गुणवत्ता को उसमें निहित सुक्रोज की मात्रा से पहचाना जाता है।
गन्ने को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम होती है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। गन्ने का मुख्य 3 प्रयोग होता है। पहला है गुड़ यानी खांडसारी बनाने में, दूसरा है चीनी को बनाने में और तीसरा है एथेनॉल के उत्पादन में। भारत वर्तमान में विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है। वर्ष 2021-22 में भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़कर चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था, किंतु वर्तमान में दूसरे नंबर पर है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करता है। भारत वर्तमान में कच्चे तेल का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। पहला अमेरिका है, दूसरा चीन और तीसरा भारत है। भारत अपने कुल मांग का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यह भारत के व्यापार घाटे में तेजी से वृद्धि कर रहा है। इसलिए कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार वर्तमान में पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल का मिश्रण कर रही है, जो वर्तमान में 10% है। इसे वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य है। गन्ना सबसे अधिक जल अवशोषित करने वाला फसल माना जाता है। भारत में भूमिगत जल का लगभग 90% से भी ज़्यादा उपयोग कृषि कार्य में होता है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट सिस्टमैटिक कंट्री डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 2015, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट सिस्टमैटिक कंट्री डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में आज़ादी के समय प्रति किसान औसतन भूमिगत जल की उपलब्धता 4000 क्यूबिक मीटर था, जो कृषि में अत्यधिक जल दोहन के कारण घटकर लगभग 1000 क्यूबिक मीटर रह गया है। इसका बड़ा कारण यह है कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, जहां खेत को जल से भर दिया जाता है। इससे नंबर 1 जल की बर्बादी अधिक होता है, नंबर 2 जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, नंबर 3 हल्के पोषक तत्व जल के साथ बर्बाद हो जाते हैं, जिससे पौधों को नुकसान होता है। जल की दक्षता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया, जो केंद्र और राज्य द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है नंबर 1 हर खेत को पानी यानी असिंचित भूमि को भी सिंचित भूमि में परिवर्तित किया जाए। नंबर 2 है एक बूंद अधिक फसल यानी 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवधारणा को इजराइल से लिया गया है। फव्वारा तकनीक, ड्रिप तकनीक, सरकार द्वारा फर्टिगेशन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। फर्टिगेशन, जो उर्वरक और सिंचाई शब्द से मिलकर बना है, अर्थात इसमें उन जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है जिन्हें जल में घोलकर उचित मात्रा में पौधों को दिया जा सके। उर्वरक
वह अतिरिक्त पोषक तत्व होता है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। यह मुख्य रूप से 3 होता है। नंबर 1 नाइट्रोजन जिसे यूरिया कहते हैं, नंबर 2 फास्फोरस जिसे डीएपी कहते हैं, और नंबर 3 है पोटास जिसे एमओपी अर्थात एनपीके कहते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। खेतों में एनपीके का संतुलित अनुपात 4:2:1 माना जाता है, किंतु भारत में वर्तमान में यह अनुपात 8.3:3.6:1 है, जो बहुत अधिक है। भारत 100% पोटास का आयात करता है। वर्तमान में सरकार गन्ने के स्थान पर एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के पर अधिक जोर दे रही है। मक्का मोटा अनाज है जो सबसे कम जल का उपयोग करता है। भारत विश्व में खाद्य तेल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत और नंबर 3 पर अमेरिका। भारत अपने कुल मांग का लगभग 60% विदेशों से आयात करता है, जिसमें केवल इंडोनेशिया से 94% का आयात होता है। जिसमें केवल इंडोनेशिया से 94% का आयात होता है। विश्व में खाद्य तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश इंडोनेशिया और मलेशिया है। अब हम देखते हैं एमएसपी का उद्देश्य। तो एमएसपी के उद्देश्य में पहला पॉइंट है, यह किसानों को बाजार जोखिम से सुरक्षा देता है। यह किसानों को बाजार जोखिम से सुरक्षा देता है, यानी मानसून अगर बेहतर है तो उत्पादन बेहतर होगा, तो आपूर्ति ज़्यादा होगी मांग की अपेक्षा, तो बाजार मूल्य कम होगा, इससे किसान को नुकसान होगा। जब किसान को नुकसान होगा तो उसकी आय कम हो जाएगी। तो ये जो जोखिम है इसी को एमएसपी के माध्यम से एफसीआई द्वारा उचित मूल्य पर ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ बाजार जोखिम का अर्थ है जब किसान को अपने उत्पाद का बाजार में कम कीमत प्राप्त हो। यह किसान को बाजार जोखिम से सुरक्षा देता है। बाजार जोखिम का अर्थ है जब किसान को अपने उत्पाद का बाजार में कम कीमत प्राप्त हो। और दूसरा पॉइंट है, एमएसपी किसानों को निम्न आय फंदे से बाहर निकालने में मदद करता है। एमएसपी किसानों को निम्न आय फंदे से बाहर निकलने में मदद करता है। निम्न आय फंदे का मतलब है लो इनकम ट्रैप। ये मेंस 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करता है? 150 शब्द में लिखना था। जैसे बेहतर मानसून है तो उत्पादन अधिक होगा, आपूर्ति ज़्यादा होगी, बाजार मूल्य कम होगा तो आय कम होगा, आय कम होगा तो बचत कम होगा, बचत कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, और रोजगार फिर कम होगा, फिर आय कम होगा। मतलब ये एक निम्न आय फंदे में फंस जाएंगे। अब निम्न आय फंदे से बाहर कैसे निकालता है एमएसपी वो देखते हैं। तो बेहतर मानसून है तो उत्पादन अधिक है, उत्पादन अधिक है तो आपूर्ति अधिक है, आपूर्ति अधिक है तो बाजार मूल्य कम है, बाजार मूल्य कम है तो आय भी कम है। बाजार मूल्य अगर कम है तो आय कम है, लेकिन यहाँ पे बाजार मूल्य जब कम है तो सरकार एफसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर, एफसीआई के माध्यम से एमएसपी मूल्य पर यानी उचित मूल्य पर किसानों से अनाजों का अधिग्रहण कर लेता है, जिससे किसानों की आय बढ़ जाती है, फिर बचत बढ़ जाता है, बचत बढ़ने से निवेश बढ़ जाता है, निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ जाता है, और उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ जाएगा, फिर आय बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार किसान निम्न आय फंदे से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 18 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है।